राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वो लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वह पढ़ाई के साथ खेल में भी अव्वल था। जब भी किसी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़ता तो उसका हल मात्र राजेश ही होता। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहा। उस केंद्रित का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा बल्ला की खूबसूरती थी। वह अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख आख्यान करती थी। शर्मीले स्वभाव की भोली सी सूरत और सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजेश मना न कर दे, क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर से ताल्लुक रखता था और वही सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देखने लगी जैसे कई जन्मों के बात कर रहे हो। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नज़र हटाई और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक पर अलग दिशा निकल रहा था, वही सुमित्रा अलग दिशा में गई। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा के कुछ लोग छेड़ने लगे जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहाँ से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपनी बाइक को तेजी से सुमित्रा की तरफ, लेकिन वह अचंभित रह गया जब देखा सुमित्रा वहाँ मौजूद नहीं थी। राजेश को वही लड़के दिखे। राजेश ने उन्हें देखकर यह आभास हो गया था कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत कर रहे होंगे। जरूर वही रुका हुआ था और उन लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे क्योंकि वह किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता था। जैसे ही वह राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वह काफ़ी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था तभी उसको कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने गली के तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफ़ी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब नए रिश्ते की डोर से बांधने की बातों होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना नक्की हुआ। सुमित्रा ने बताया वह अनाथ है, उसका कोई नहीं है, वह अकेली रहती है घर पर। इस पर कईयों ने राजेश के घर पर आपत्ति दर्ज करी, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने को राजी हो गई। उनकी जोर शोर से शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के कसौली पहुंच गए। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार के भरे क्षण बिताने के लिए वे वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कमरे का चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिला था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा तीसरे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के तीसरे मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आता था। इसी कारण तीसरी मंजिल से कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वो सामान लेकर जा सके। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करती हुई कहने लगी उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन होना है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरी कराने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई खुलवाने को। शुरू में तो मैनेजर ने मना, अंत में उसे मानना ही पड़ा क्योंकि राजेश ने ज़्यादा धन लाभ देने का वायदा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार कर रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी जो कसौली की खूबसूरती और उस भी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज़ ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे को हर एक कोने में देखा कि कोई खिड़की खुली तो न रही हो। वहाँ उठा, लेकिन खिड़की कोई भी
खुली नहीं थी, पर फिर भी उससे किसी चिल्लाने की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह देखकर अचंभित रह गया। वहाँ सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डर के सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब सुमित्रा को चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा। अचानक से उसी कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आती है। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है। जैसे ही वह उधर पहुंचता है, पानी की आवाज़ बंद हो जाती है। राजेश, जानू, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास, सुमित्रा की आवाज़ आती है। राजेश देखता है सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई होती है। जैसे ही राजेश डर के मारे उससे लिपटने के ओर बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी अचानक मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात के करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश की मौत से पहले उसकी धड़कन काफ़ी तेज चल रही थी। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं पता नहीं चलता। मैनेजर ने इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे फुटेज मांगता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फोटो दिख नहीं रही होती। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो कोई नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था और वो दोनों हनीमून मनाने गए थे। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फ़ोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चलता है कि सुमित्रा का तो कोई ही नहीं। वह कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया। वह वाकई में एक भूत थी। अंत में उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारी कहानी पसंद आई है। दोस्तों, आप आगे भी देखते रहिए अलर्ट 33 की कहानियाँ, रोज़ एक नई भूतिया कहानी। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप अलर्ट 33 पर सूचित कर सकते हैं, ताकि अगली कहानी होगी यहाँ पे। हम मिलते हैं दूसरी एक भूतिया कहानी के साथ।